हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी के क्लास इस जगह में। देखिए दोस्तों, क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास इतिहास VVI सब्जेक्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। JSC बोर्ड 2025 दोस्तों VVI सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर। तो मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता है ना, वो कहाँ कहाँ विकसित हुई थी, मतलब कहाँ कहाँ विकास हुआ था। तो हम लोग आसाम भाषा में इसका उत्तर देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी दोस्तों, मतलब विकास हुई थी। यह है क्वेश्चन नंबर 2, शक सोमवत का आरंभ किसने किया था। जो शक सोमवत है, इसका आरंभ किसने किया। तो शक सोमवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। कनिष्क ने किया था। कनिष्क एक शक राजा थे। कनिष्क एक शक का राजा थे जिन्होंने 78 ईस्वी में शक शुरुआत की थी। शक सोमवत की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 3, नाथशास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। तो नाथशास्त्र के लेखक भरत मुनि थे। नाथशास्त्र के लेखक का नाम भरत मुनि थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, झांसी के स्तूप की खोज किसने की। झांसी के स्तूप की खोज जेनियर टेलर ने की थी। जेनियर टेलर ने झांसी की स्तूप की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। वर्तमान में कलबुगी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले अलवार के नाथपंथी संतों और दक्षिण भारत के अलवार संतों को माना जाता था। अब लघु उत्तरी प्रश्न दोस्तों, जो 3 नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। इसके प्रमुख विशेषताएं लिखें। तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया था भारत में। दोस्तों आप लोग का MCQ पूछ सकता है कि अस्थायी बंदोबस्त भारत में कब लागू की गई। तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में भारत में लागू किया गया था। जो बचेगा दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त भारत में किसने लागू किया गया था, किस कंपनी द्वारा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। यहाँ पे जमींदारी प्रणाली थी। इसके तहत जमींदारों उनकी जमीन के मालिक रूप में मान्यता दी गई और उन्हें ब्रिटिश सरकार को एवं निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था। अब अस्थायी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसका पहला है जमींदार प्रणाली। जमींदारों को जमीन के मालिक रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को जमीन के मालिक रूप में मान्यता दी गई। यहाँ पे दूसरा, निश्चित राशि का भुगतान। जमींदारों ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था। अब अस्थायी बंदोबस्त, यह प्रणाली अस्थायी थी, जिनका अर्थ था कि जमींदारों को उनकी जमीन के मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी। अब क्वेश्चन 8, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बीच में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा का समर्थन करना और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करना। मुसलमानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार करना शामिल था। इस आंदोलन के मुख्य बिंदु कौन कर रहे हैं। पहला, तुर्की खलीफा का समर्थन। दूसरा, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध। अब मुसलमानों का समर्थन। अब गांधी जी का समर्थन और अशोक आंदोलन की शुरुआत कब की गई। गांधी जी समर्थन और अशोक आंदोलन की शुरुआत दोस्तों, इसका
मुख्य बिंदु दोस्तों 4 थे। अब क्वेश्चन नंबर 9, अभिलेख से आप क्या समझते हैं? जो अभिलेख है दोस्तों, अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है? देखिए दोस्तों, अशोक के अभिलेख में 2 लिपियों का प्रयोग किया गया था। पता है दोस्तों 2 लिपि कौन सा था? एक था बहानी और दूसरा खरष्टी लिपि दोस्तों। दोस्तों आप लोग याद रखना है। दोस्तों इसके देखिए, अभिलेख से तात्पर्य है उन दस्तावेजों और सामग्रियों से जो किसी व्यक्ति, संस्था या घटना के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेख का महत्व क्या है? तो इतिहास की जानकारी देते हैं, इतिहास की जानकारी देते हैं। दूसरा, प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा, शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। और चौथा, प्रशासनिक कार्यों में मदद करते हैं। पांचवा, संस्कृति विरासत को संरक्षित करने में मदद करते हैं, उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। तो अभिलेख के प्रकार है दोस्तों, अभिलेख के प्रकार है। पहला था सरकारी अभिलेख, दूसरा सांस्कृतिक अभिलेख, ठीक है। यहाँ पर कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका। देखिए दोस्तों, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। तो कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे खेती के कामों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। जो महिला है दोस्तों, खेती के कामों में सक्रिय भाग लेती है। वो खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। दोस्तों खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। महिलाओं की कृषि में कुछ मुख्य काम है। पहला, बीज बोना हो, फसल की देखभाल। दूसरा, खाद प्रसंस्करण। तीसरा, पशुपालन। चौथा, बाजार में बिक्री। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियों का वर्णन करें। तो भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कई समितियों का गठन किया है। इन समितियों के मुख्य कार्य थे। तो देखिए इसका समिति क्या है? पहला है प्रारूप समिति, संविधान का प्रारूप तैयार करना। दूसरा, संघीय संरचना समिति, संघीय संरचना को केंद्र सरकार समारोह में परिभाषित करना, उसे संघीय संरचना समिति कहा जाता है। तीसरा है मूल अधिकार समिति, मूल अधिकारों को परिभाषित करना, उसको मूल अधिकार समिति कहते हैं। अब चौथा है अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करना, उसे अल्पसंख्यक समिति कहा जाता है। पांचवा, भारतीय संविधान समिति, भारतीय संविधान को तैयार करना, उसे भारतीय संविधान समिति कहते हैं। अब छठा, विधि समिति, तो विधिक प्रावधानों को तैयार करना, उसे विधि समिति कहते हैं। सातवां, अधिकार और विशेषाधिकार समिति, संसद और राज्य विधानसभाओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों को पारित करना, उसे अधिकार समिति कहा जाता है। चलिए दोस्तों आप अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किताब यूल हिंद, जो किताब है दोस्तों यूल हिंद पर एक लेख लिखना है हम लोग। देखिए तो किताब यूल हिंद पर हम लोग एक लेख लिखते हैं। तो है दोस्तों कैसे लिखते हैं, चलिए। तो किताब यूल हिंद एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो किताब यूल हिंद है दोस्तों, वह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो भारत के इतिहास, संस्कृति और समाज के बारे में जानकारी देती है। यह पुस्तक अल्बोनी द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक है दोस्तों, यह अल्बोनी द्वारा लिखी गई थी, जो एक प्रसिद्ध विद्वान थे। अल्बोनी एक प्रसिद्ध विद्वान थे। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी। अब चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, जो 5 नंबर का है। 5 नंबर का दोस्तों आएगा। तो अब है इमन बटुता द्वारा वर्जित डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इमन बटुता ने मध्यकालीन भारत में प्रचलित डाक व्यवस्था का वर्णन किया था। इन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन अरबी भाषा में किया था। जो इमन बटुता है उसने दोस्तों अपनी यात्रा का दोस्तों अरबी भाषा में दोस्तों लिखा था, वर्णन अरबी भाषा में लिखा था, जिसे लेहला नाम से जाना जाता है दोस्तों। लेहला नाम से जाना जाता है दोस्तों।
दोस्तों इमन बटुता ने दोस्तों लिहाजा पुस्तकों की रचना की थी। से जाना चाहिए इमन बटुता ने डाक व्यवस्था की सुव्यवस्था को देखकर सहजता जताई थी। इमन बटुता ने डाक व्यवस्था की कार्यशूलता देखकर सहजता जताई थी। इमन बटुता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था विशेषताएं देखिए दोस्तों उसका विशेषताएं थी। पहला थी डाक व्यवस्था में घोड़े की चौकी हॉर्स पोस्ट और पैदल डाक थी। ठीक है देखिए जब कहा था कि पैदल डकिया जो पैदल डकिया होता था ना उसको यह अश्वरोही डकिया से तेज होता था। ठीक है अब देखिए अगला है मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण थे। तो मगध साम्राज्य शक्तिशाली हुआ था दोस्तों वो कौन कारण थे जो उसका शक्तिशाली हुआ था वो। तो मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण है। पहला था दोस्तों महत्वाकांक्षी शासक अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए तत्कालीन शासकों विभिन्न ढंग अपने ताकि उनके साम्राज्य का विस्तार हो सके। अब देखिए दूसरा कारण क्या था उसका। दूसरा था कि प्राकृतिक संपदा मगध राज्य के प्राकृतिक साधन बड़े विशाल थे। मगध में विशाल लोहे की खानों के कारण हथियारों की इसी संबंधी औजार उपलब्ध होने आसान थे उपलब्ध कराने में आसान थे। अब तीनवा क्या था दोस्तों। तो अनुकूल स्थान जो अनुकूल स्थान पर राजधानी मगध एक वो तो पहाड़ियों से घिरी राजधानी राजगिरी थी। देखिए दोस्तों मगध था ना दोस्तों उसका दोस्तों पहाड़ियों से घिरी थी। पहाड़ियों से घिरी दोस्तों उसका राजधानी था राजगिरी उसको कहते हैं। यहाँ पे चौथा क्या था सैनिक शक्ति मगध की सेना में हाथ घोड़े और रथ थे। हथियारों द्वारा शत्रु सेना के घोड़े रोक दिए जाते थे जिसके कारण भगदड़ मच जाती थी। अब देखिए उसका पांचवा क्या था। पांचवा था कि उपजाऊ भूमि गंगा के आसपास स्थित होने के कारण मगध राज्य में उपजाऊ भूमि की कमी नहीं थी अतः देश की अवस्था से स्थिर रहने में कृषि का बड़ा अशोक था। इसके राज्य में समृद्धि की राह दूर गई। ये उपजाऊ भूमि जो गंगा के आसपास है दोस्तों उसका उपजाऊ भूमि था। तो आप लोग का वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन दोस्तों कमेंट होगा। तो ऐसे ही वीडियो दोस्तों हर एक बुक सब्जेक्ट का आएगा दोस्तों हर एक विषय का दोस्तों। तो मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को कमेंट कीजिए शेयर कीजिए। थैंक यू जय हिंद जय भारत।